बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैलरी के चैप्टर में हमने पहले डेफिनेशन के ऊपर कुछ बात कर ली हुई है कि सैलरी के हेड ऑफ इनकम में क्या क्या चीज़ शामिल होगी। अभी हम जो इससे नेक्स्ट एरिया है दैट इज़ डिडक्शंस पे भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। डिडक्शंस कोई भी अलाउड नहीं है सैलरी के हेड ऑफ इनकम में। सो पर्क्यूलर्स, फैसिलिटीज, बेनिफिट्स और एग्जम्पशंस, ये दो एरियाज रह गए हैं। सो सबसे पहले हम पर्क्यूलर्स के ऊपर बात करते हैं कि इसमें टैक्स ट्रीटमेंट्स क्या क्या टैक्स लॉ ने बताए हैं। सबसे पहले है जी पेंशन। पेंशन इज एक्चुअली अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से मुराद ये है कि जो आपको मुलाजमत ख़त्म होने के बाद जो बेनिफिट मिलता है। सो पेंशन आपको जो मिलेगी उसमें कुछ एग्जेम्पशन हैं, और वो एग्जेम्पशन क्या क्या हैं इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर ये पेंशन मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में से किसी की है या फिर एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन लोगों की जो पेंशन है इसको टैक्स लॉ ने कहा है कि दिस इज टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। लेकिन अगर सरकारी मुलाजिम की पेंशन ना हो, यानी ये जो ऊपर कैटेगराइज किए गए हैं इसके अलावा कोई और पेंशन हो, प्राइवेट जॉब्स में भी पेंशन हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। तो अच्छी एम्प्लॉयर्स जो हैं वो पेंशन का बेनिफिट ऑफर कर सकते हैं। सो अदर्स के केस में सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या टैक्स पेयर जो है उसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है या नहीं है। इफ़ द आंसर इज यस, यानी कि उसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है, तो फिर उसकी पेंशन को हम एग्जाम फ्रॉम टैक्स ही तस्वर करेंगे। लेकिन अगर वो 60 साल से कम है, 60 साल से ज़्यादा उसकी एज नहीं है, इट इज़ 60 और बिलो, तो फिर आपको देखना, एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या वो कहीं सेम एम्प्लॉयर के लिए काम तो नहीं कर रहा, वर्क्स फॉर द सेम एम्प्लॉयर और इट्स एसोसिएट। तो उसी एम्प्लॉयर के पास ये के साथ या उसके एसोसिएट यानी कि उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, इस तरह एसोसिएट की डेफिनेशन काफ़ी वास्ट है, यानी दो एंटरप्राइजेस जब एक दूसरे की विल के मुताबिक एक्ट करना शुरू कर दें तो हम उनको ए, लेट्स से ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, इसमें कोई डायरेक्टर्स कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं, तो इनको हम एसोसिएट बोलेंगे, क्योंकि इनके डिसीजन मेकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक दूसरे की विल के मुताबिक ये एक्ट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एसोसिएट्स हैं। तो अगर एसोसिएट के पास या सेम एम्प्लॉयर के पास ही वो जॉब कर रहा है, इसका आंसर इज यस, तो फिर उस पेंशन को हम एग्जाम्प्ट नहीं बोलेंगे, वो टैक्सेबल कहलाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, क्या इसको एक से ज़्यादा पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है जी। ना ये बिल्कुल क्योंकि जो पेंशन का जो बेनिफिट है इसके लिए एक क्वालिफाइंग सर्विस होती है। ठीक है। क्वालिफाइंग सर्विस से मुराद ये कि कितने साल आप कंप्लीट कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे पेंशन का बेनिफिट हासिल करने के लिए। तो उस उतने साल कंप्लीट करने के बाद एम्प्लॉयर के पास अगर आप रिजाइन कर देते हैं तो भी आपको पेंशन उसके बाद मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये हो सकता है कि आप एक जगह से रिजाइन करें और दूसरी जगह पे जाके जॉब ज्वाइन कर लें, फिर वहां से भी रिजाइन करें उसकी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करके, ऑल्दो इट इज रिमोट पॉसिबिलिटी की एक से ज़्यादा पेंशन हो, लेकिन हो सकता है कि जैसे आर्म फोर्सेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी रिटायरमेंट अगर जल्दी हो जाती है तो वो किसी और ऐसी जॉब में हो सकते हैं कि जिसमें अगेन पेंशन का बेनिफिट उन्हें मिल रहा हो। नाउ अगर एक से ज़्यादा पेंशन है तो फिर हायर अमाउंट इज एग्जेम्प्ट और जो लोअर अमाउंट होगी दैट विल बी टैक्सेबल। और अगर ऐसा नहीं है, यानी एक से ज़्यादा पेंशन उसको नहीं मिल रही, तो फिर पेंशन टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स जो पेंशन के बेनिफिट की टैक्सेशन के लिए आपको कैटेगराइज करने होंगे। फर्स्ट वन ये कैटेगरी है, इसकी तो बगैर किसी और कंडीशन के एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है पेंशन जो है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसके अलावा कोई पेंशन ले रहा है, तो फिर उसके ऊपर ये सारा डिसीजन ट्री अप्लाई किया जाएगा, और एंड पे जाके अगर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नो होता जाता है, ये जितने भी क्वेश्चन बीच पे आए, तो फिर उसकी पेंशन को हम कहेंगे कि ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। So that is how the benefit of pension is taxed. Second is commutation of pension. Commutation of pension की टैक्सेशन समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता क्या है। तो बाज़ एम्प्लॉयर्स आपको ये कहते हैं कि जी आपने अगर अपनी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर ली है, तो अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करेगा
कि आप अपने क्वालिफाइंग ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लिए, अब आप अगर रिजाइन करोगे तो आपको पेंशन मिलेगी। नाउ बाज़ एम्प्लॉयमेंट्स आपको ये ऑफर करती हैं कि आप अपना ये जो पेंशन का बेनिफिट है, ये जो आपको एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद मिल रहा था, इसको आप क्या कर दें, फोरगो कर दें, और इसके बदले में आप कुछ लमसम पैसा ले लें। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको लेट से 5,000 रुपये पेंशन माहाना मिलनी थी जॉब खत्म होने के बाद, तो आपका एम्प्लॉयर अगर आपको ये ऑफर करता है कि भाई आप ऐसा करो कि आज की डेट पर ही आप मेरे से लेट से 50 लाख रुपया ले लो, और उसके बाद ये आपको कोई मजीद बेनिफिट हम पेंशन का नहीं देंगे। तो ये जो लमसम अमाउंट मिल रही है, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट ये ऑप्शन आपको देती है तो फिर आप ये ऑप्शन चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये हर इंडिविजुअल की अपनी डिसीजन मेकिंग। सो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन टोटल पेंशन के अगेंस्ट भी होती है और पार्शली भी होती है, यानी आप का एम्प्लॉयर ये ऑफर कर सकता है कि आप 2500 रुपये माहाना लेते रहना और 2500 रुपये का कम्यूटेशन ले लो, ऐसा भी हो सकता है इसको कम्यूटेशन ले लो। तो इसके अगेंस्ट वो ज़ाहिर कुछ पैसे कम होंगे पूरे। ये अगेन हर एम्प्लॉयर की अपनी वो एक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगी जो आपको ऑफर करेगा। नाउ टैक्स लॉ इसको किस तरह से डील करता है? टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिल रही है रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और रिसीव फ्रॉम स्कीम अप्रूव बाय एफबीआर, तो फिर इसका मतलब ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन विल बी टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इसके अलावा कोई और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अगर मिलेगी आपको तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं होगी। Okay, so this was about commutation of pension. Third benefit is gratuity and commutation of pension. यहाँ पे भी commutation of pension का जिक्र आ रहा है, तो पहले हम जरा देख लेते हैं कि इसमें टैक्सेशन किस तरह से होगी। सो हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज होंगी। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई और अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर 6 स्केड्यूल। ठीक है। सो पहली कैटेगरी तो ये होगी कि आपको जो ग्रेचुइटी मिल रही है, ग्रेचुइटी अगेन इज आल्सो अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट Okay. बेनिफिट, और ये होता क्या है कि आपके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आपकी लास्ट पे के साथ। ठीक है। तो अगर किसी और ये इसको पैसे मिल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेचुइटी। दिस इज ऑल्सो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यानी जब आपकी जॉब कंप्लीट हो जाएगी, आप रिजाइन कर दो या आप रिटायर हो जाओ, तो इस रिटायरमेंट डेट के ऊपर या टर्मिनेशन डेट के ऊपर क्या होगा कि आपको कुछ इकट्ठे पैसे मिलेंगे विच इज कॉल्ड ग्रेचुइटी। अगेन ये टर्म ये लाजमी नहीं है, ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करता है। तो ग्रेचुइटी के केस में अगर फर्ज करें एक बंदे की आखिरी तनख्वाह 10,000 रुपये पर मंथ थी और इसने 10 साल सर्विस किया है यहाँ पे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 1 लाख। तो 1 लाख रुपए इसको मिलेंगे एज ग्रेचुइटी। सो ये जो ग्रेचुइटी है, अगर इफ द अप्रूव ग्रेचुइटी फंड से मिल रही है जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव किया हो या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इन दोनों में से कोई एक। सेकंड कैटेगरी इज ग्रेचुइटी एंड कम्यूटेशन स्कीम अप्रूव बाय एफबीआर। नाउ यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे फंड का वर्ड यूज हो रहा है और यहाँ पे स्कीम का वर्ड यूज हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है फंड और स्कीम में, फंड वर्सेस स्कीम, इसमें फर्क ये होता है कि अगर आप जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी जो पीरियड ऑफ सर्विस था ये वाला, जिस जिस अरसे में आपने जॉब की थी इसके पास, इस दौरान में कुछ पैसा अलहदा करता जाएगा ताकि इकट्ठी लाइबिलिटी पे करने के लिए एकदम कोई फाइनेंशियल बर्डन बियर ना करना पड़े। तो वो कुछ पैसा अलहदा करता जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर सर्विस। ठीक है। सो ये जो पीरियड ऑफ सर्विस में वो कुछ पैसा अलहदा करेगा, तो ये इकट्ठे होता होता उतने पैसे बन जाएंगे एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट कि वो आपको ये ग्रेचुइटी आसानी से पे कर सके। अगर तो एम्प्लॉयर ने सिर्फ ये ऑफर किया हुआ है कि मैं आपको ग्रेचुइटी दूंगा, ग्रेचुइटी पे करूंगा, तो दिस इज अ ग्रेचुइटी स्कीम। लेकिन अगर वो हर मंथ या हर साल कुछ पैसा अलग किसी बैंक अकाउंट में भी रख रहा है साथ में, यानी एक तो उसने एग्री किया आपके साथ और साथ में उसने बैंक अकाउंट में भी अलग पैसे रखे एक फंड क्रिएट करके, तो दिस इज कॉल्ड अ फंड। ठीक है। और दिस इज कॉल्ड अ स्कीम। तो स्कीम में सिर्फ क्या है कि आपको एक एम्प्लॉयर की तरफ से एक ऑफर होती है और एम्प्लॉयर ने आपके साथ बस एक एग्रीमेंट किया होता है कि हम आपको ग्रेचुइटी पे करेंगे। एम्प्लॉयर ने कोई पैसा हर साल अलहदा नहीं किया हुआ होता।
और जहाँ पे हर साल लैदा किया हुआ होगा दैट बिकम्स अ ग्रेचुटी फंड. नाउ ग्रेचुटी स्कीम अप्रूव्ड बाय एफबीआर, ये दूसरी कैटेगरी होगी. एंड थर्ड कैटेगरी इज अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी और अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन. तो कम्यूटेशन, जैसे यहाँ पे भी बात हुई थी कम्यूटेशन स्कीम अप्रूव बाय एफबीआर. और यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है. वो कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अभी जो हमने पिछली जो स्लाइड देखी थी उसमें क्या था कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन यहाँ पे भी था, और इधर किस चीज की बात हो रही थी कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव फ्रॉम स्कीम अप्रूव बाय एफबीआर. और ये स्कीम अप्रूव बाय एफबीआर ये टोटली एग्जाम्प्ट है. जबकि अब जो हम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका स्कीम का, तो उसमें टैक्सेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है. ठीक है. सो देयर कुड बी अ कंफ्यूजन इन योर माइंड कि अच्छा ये वाली फिर कौन सी कम्यूटेशन है, वो वाली जो पिछली स्लाइड पर डिस्कस हुई थी वो कौन सी है. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. तो ये बेसिकली होता ये है कि जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं ना, आपने एफबीआर को एक एप्लीकेशन देनी होती है. एफबीआर को एक एप्लीकेशन देनी है आपने. तो इसको अलग से व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं ताकि फिर ये आपसे शेयर भी हो सके. तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं जो आपकी कम्यूटेशन. सो आपको ये तो समझ आ गया ना कि कम्यूटेशन होती क्या है. सो कम्यूटेशन स्कीम का मतलब ये कि अब एम्प्लॉयर कोई पैसा अलग नहीं कर रहा, उसने बस आपसे एग्री किया हुआ है कि हम आपको एक कम्यूटेशन ऑफर कर रहे हैं. नाउ कम्यूटेशन स्कीम एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अगर एफबीआर ने अप्रूव की है तो इट इज टोटली एग्जेम्प्ट. ठीक है. और दूसरी जो कम्यूटेशन है वो यहाँ पे अब डिस्कस होने लगी है, उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या होगा, कि इस कम्यूटेशन के साथ क्या सलूक होगा. सो टैक्स ट्रीटमेंट्स क्या है जी इन तीनों के, कि ये वाली जो ग्रेचुटी है ये टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है. यानी कि फंड अप्रूव बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ग्रेचुटी हो तो इट इज टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स. सेकंड इज एग्जाम्प्ट अप टू ₹3 लाख, यानी अगर ग्रेचुटी मिल रही है आपको 5 लाख रुपए लेट से, तो उसमें से 3 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और बाकी का जो 2 लाख है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी इनकम में जाएगा. नाउ अब अगेन पॉइंट ये कि ये वाली जो कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन स्कीम है, इसमें एग्जाम्पशन कितना बताया हुआ है. इसमें अब एक और कम्यूटेशन स्कीम की बात हो रही है विच इज ऑल्सो अप्रूव बाय एफबीआर. तो ये है एग्जाम्प्ट अप टू ₹3 लाख. तो अब इसका क्या जवाब है कि ये दो तरह की एग्जाम्पशन आ रही है. नाउ इसका इसका क्लैरिफिकेशन ये है कि जिस वक्त आपने एफबीआर को, क्योंकि ये दोनों स्कीम्स अप्रूव बाय एफबीआर होंगी, तो एफबीआर को जब आप एप्लीकेशन दोगे कि मेरी ग्रेचुटी कम्यूटेशन स्कीम को अप्रूव कर दें, तो आप बताएंगे कि मैं क्लॉज 13 वाली कम्यूटेशन स्कीम की आपसे अप्रूवल ले रहा हूँ, या फिर मैं क्लॉज 12 वाली कम्यूटेशन की अप्रूवल ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस का डिफरेंस होता है. तो अगर आपने एप्लीकेशन, जब एम्प्लॉयर जो है वो अपनी कम्यूटेशन स्कीम को एफबीआर से अप्रूव करवाना होगा उसने, तो इस काम के लिए एफबीआर का अप्रूवल लेने के लिए वो एक एप्लीकेशन देगा, और उस एप्लीकेशन में स्पेसिफाई करेगा कि मैं क्लॉज 12 वाला ग्रेचुटी स्कीम है मेरा, या मेरा सॉरी ग्रेचुटी का लफ्ज बोल रहा हूँ, कम्यूटेशन स्कीम क्लॉज 13 वाला है. सो क्योंकि इन दोनों स्कीम्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस में डिफरेंस है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो जोन सी वाली स्कीम आपने अप्रूव करवाई होगी वही वाली एग्जाम्पशन फिर एम्प्लॉई को अवेलेबल होंगी. ठीक है. सो एम्प्लॉई को क्या टोटली एग्जाम्प्ट मिलेगी ग्रेजुएट कम्यूटेशन, या 3 लाख रुपए तक मिलेगी, डिपेंड्स ऑन के एम्प्लॉयर ने कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी स्कीम अप्रूव कराई है एफबीआर से. ओके. सो जिस वक्त ये काम हो गया, आपके 3 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट हो गए, और अगर अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी जो थर्ड कैटेगरी है, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी हो या अनअप्रूव्ड कम्यूटेशन हो, तो फिर 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लेस इज एग्जाम्प्ट. सो इन दोनों में से जो अमाउंट लेस होगी, लेस से अगर 5 लाख रुपए की ग्रेचुटी है तो फिर
कंपेयर करोगे आप, एक 75,000 की अमाउंट हो गई और 50% ऑफ अमाउंट यानी कि 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 विच एवर इज लेस, तो इसमें से लेस कौन सा है? 75,000। तो 75,000 विल बी एग्जेम्प्ट और बाकी जो 4,25,000 होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी की एग्जाम्पशन है, ये इसके लिए अगेन मजीद कुछ कंडीशन है, यानी अगर आपने इनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरी कर दी तो ये एग्जाम्पशन भी खत्म हो जाएगी। ये जो एग्जाम्पशन ऊपर लिखी ये भी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पशन नॉट अवेलेबल टू फॉलोइंग: पेमेंट नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, payment received by director of company who is not employee of company, payment received by non-resident, or gratuity received by employee who has already received gratuity from same or another employer। so अगर आपने इनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरी कर दी, वायलेट या ये वायलेशंस बताएंगी कि आपने इनमें से कोई भी एक काम, अगर आप एट्रीब्यूट अगर आपके इस किसी पर्सन के अंदर मौजूद है, तो उसको ये वाली जो एग्जाम्पशन थी ये भी अवेलेबल नहीं होगी, ये भी उसको नहीं मिलेगी एग्जाम्पशन। ओके जी, सो दिस वाज अबाउट ग्रेचुटी एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अब प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। नाउ प्रोविडेंट फंड इज अगेन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। सो अभी तक हमने जितने भी पर्क्स ये जो हम बात कर रहे थे, इसमें पेंशन भी एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद मिलता है, ये भी, ये भी, ये भी। सो दीज आर ऑल पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो जब जॉब खत्म होगी तभी इनसे फायदा हासिल किया जा सकता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड का जो अरेंजमेंट है वो ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये दोनों एक बैंक अकाउंट में, जो कि प्रोविडेंट फंड, जब देखिए यहाँ पे फंड का वर्ड है, इसका मतलब पैसा अलग होता है हर साल ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस। सो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हर साल, हर मंथ कुछ पैसा इस बैंक अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो लेट्स से 10 और 10, ये दोनों जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, ये जो कंट्रीब्यूशन है दिस इज ऑलवेज इक्वल। तो जितनी अमाउंट एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉई अपनी सैलरी से पे करेगा। सो अगर लेट्स से उसकी सैलरी जो है वो 10,000 है और लेट्स से 10% इज द कंट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब वो 1,000 रुपया प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। नो, एम्प्लॉयर भी 1,000 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, चलिए इसको 1000 कर लेते हैं। तो इसका मतलब इस बैंक हर इस एक महीने की जब कंट्रीब्यूशन आएगी तो 2,000 रुपये हो गए। इस 2,000 रुपये को अगेन कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है, यूजुअली नॉन रिस्क वेंचर्स में, यानी कि जैसे शेयर्स वगैरह के कारोबार में नहीं, क्योंकि वो रिस्की वेंचर्स होते हैं। तो यूजुअली इसका जो बैंक के पास आप पीएलएस अकाउंट में रख देते हैं ताकि कुछ इसके ऊपर रिटर्न आ जाए या इंटरेस्ट आ जाए। सो वो इंटरेस्ट लेट्स से इट इज़ 200, तो ये हो गए 2,200। तो ये 2,200 जब आप रिटायर होंगे तो फिर ये 2,200 रुपये किसको मिल जाएंगे? एम्प्लॉय को। ना ये ओवर द पीरियड ऑफ हिज सर्विस, अगर एक एम्प्लॉय ने लेट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल काम किया, तो हर महीने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें जाता रहेगा और उसके अंदर इंटरेस्ट पाइल अप होता रहेगा और कंट्रीब्यूशन जमा होते रहेंगे, और जब उसकी सर्विस कंप्लीट होगी तो ये सारे के सारे पैसे इकट्ठे उसको जॉब एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट होने पे मिल जाएंगे। नाउ अब इसको अगेन यहाँ पे भी जो फंड्स की टाइप्स हैं टैक्स लॉ ने वो बताएंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, एक पहले तो कंट्रीब्यूशन है कि एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, दूसरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और तीसरा रिटर्न्स क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये रिटर्न्स क्रेडिटेड बेसिकली क्या है? ये वही मार्कअप कह लो इसको, या इंटरेस्ट कह लो, या प्रॉफिट कह लो। कोई अगर बैंक इस्लामिक बैंक है तो वो कहेगा जी ये सूद नहीं है, ये प्रॉफिट है। तो अब इसका मतलब ये कि रिटर्न्स क्रेडिटेड ड्यूरिंग द, ये 3 अमाउंट्स इकट्ठी होती हैं और फिर ये इकट्ठा पैसा एक्यूमुलेटेड बैलेंस। सो ये पैसे इकट्ठे होते हैं और ये पैसे फिर आपको एक्यूमुलेटेड बैलेंस है वो मिल जाता है। इसका मतलब ये कि इन ये जो सारी की सारी अमाउंट्स हैं, अब टैक्स लॉ इसमें 2 तरीके बताता है कि एक तरीका तो ये है कि जब जब अमाउंट्स मिल रही हैं एम्प्लॉई की जो टैक्सेबल सैलरी है, फॉर एग्जांपल पहले साल में जो उसको सैलरी मिली और जितने कंट्रीब्यूशंस किए गए,
उसको टैक्स कर लिया जाए। फिर दूसरे साल जो अमाउंट्स मिली उसके फंड में गई, उसको टैक्स कर इनकम बनाकर टैक्स कर लिया जाए। तीसरे साल में जो उस फंड में अमाउंट गई उनको इनकम बनाकर तीसरे साल की टैक्स कर लिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट हर साल टैक्सेबल इनकम में जाती रहेगी। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। जो सेकंड मेथड है वो ज़रा ख़तरनाक है। सेकंड मेथड में क्या होता है कि पूरे पीरियड ऑफ सर्विस में कुछ भी टैक्सेबल सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा, कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि जब इकट्ठे पैसे मिलेंगे तो क्यूमुलेटेड बैलेंस पे टैक्स कर लिया जाएगा। ठीक है, दोनों को तो टैक्स नहीं किया, यानी ये नहीं हो सकता कि आप ड्यूरिंग द ईयर्स भी इसको टैक्स करें और फिर एक्यूमुलेटेड बैलेंस में एक इनकम को एक दफ़ा ही टैक्स करना है ना। तो अब आपकी इनकम के अंदर कुछ पैसा जाता रहेगा जो कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस जब आपको मिलेगा तो या तो आप इस दौरान में टैक्स होंगे कंट्रीब्यूशन आपके और जो इंटरेस्ट रिटर्न्स क्रेडिटेड है, या फिर आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है वो टैक्स होगा। नाउ प्रोविडेंट फंड जो है वो तीन तरह के हैं गवर्नमेंट का, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सो ये रिकॉग्नाइज आपने किस एफबीआर को एप्लीकेशन देकर अगर आपने अपने फंड को रिकॉग्नाइज कर लिया तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड फंड, और अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दी बस अपने पास फंड बनाया हुआ है तो इट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जो एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन होता है इसके केस में, क्योंकि एम्प्लॉय की लेट से यहाँ पे सैलरी थी 10,000 और आपने इसकी तनख्वाह से पैसे काटा था 1,000, तो अब जब सैलरी सैलरी को हमने ये पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है यानी कि विदाउट एनी डिडक्शंस उसको टैक्स किया जाता है। इसका मतलब ये कि ये 10,000 रुपये इसकी जब टैक्स कैलकुलेशन बनाई जाएगी तो सैलरी के हेड ऑफ इनकम में 10,000 को पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय 12 करके 1,20,000 रुपये सैलरी इनकम लिखा जाएगा। अब इससे मुराद ये है कि अगर 10,000 रुपये सैलरी इनकम कंसिडर हो गई तो ये 1,000 तो इसी में से ही एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया था जो अभी जा रहा है कहाँ पे, इस फंड में। ये वो 1,000 है जिसके ऊपर वो ऑलरेडी इस ग्रॉस सैलरी में टैक्स पे कर चुका है, और फिर इस 2,000 में भी 1,000 वो शामिल हो गया। इसका मतलब ये 2,200 में भी 1,000 वो है। सो इसमें 1,000 वो है जो कि उस सैलरी के अंदर शामिल थे जो कि ऑलरेडी टैक्सेबल सैलरी इनकम में जा चुकी हुई है और उसके ऊपर टैक्स पे हो चुका है। इसका मतलब ये कि जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस होते हैं उनका देयर इज नो टैक्स ट्रीटमेंट। क्यों टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता? क्योंकि सैलरी ग्रॉस बेसिस पे जब टैक्स हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सारी इनकम जो है वो टैक्स हो गई ऑटोमेटिकली। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि फंड कौन सा है कि इट इज ऑलरेडी टैक्स्ड ऑलरेडी टैक्स्ड ऑलरेडी टैक्स्ड, तो इसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। जब आपको कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तब भी कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। ट्रीटमेंट समझा दी कि टैक्स पर्पजेस के लिए कोई अलग से कोई काम नहीं करना आपने। और इसी तरह जब आपको इकट्ठे पैसे मिलेंगे एक्यूमुलेटेड बैलेंस, तब भी जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसको कुछ भी नहीं करना, यानी उसको इनकम का पार्ट नहीं बनाना है आपने। ठीक है ना। जो गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है उसमें तो ये सब कुछ एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, चाहे इकट्ठे पैसे मिले चाहे ड्यूरिंग द सर्विस आपके फंड में कुछ पैसे जा रहे हैं, तो ये सब एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। जो रिकॉग्नाइज्ड फंड है उसमें जब इकट्ठे पैसे मिलते हैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस तब वो एग्जाम्प्ट होता है, और अनरिकॉग्नाइज्ड फंड के केस में ये सारे का सारा क्या होता है, टैक्सेबल। ऑल अदर सम्स आर टैक्सेबल, ओनली एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज एग्जाम्प्ट, वो तो डेफिनेटली क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स हो चुका हुआ होता है। तो अब ऑल अदर सम्स आर टैक्सेबल। सो रिकॉग्नाइज कराने में क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि जब इकट्ठे पैसे मिलते हैं, जब इकट्ठे पैसे मिलते हैं एम्प्लॉई को, यानी कि कौन से वाले पैसे, जब एम्प्लॉई को एट द एंड ऑफ सर्विस एक्यूमुलेटेड बैलेंस जब मिलता है तब ये क्या होता है, एग्जाम्प्ट। तो इसका मतलब ये कि ये टैक्स होता होगा ड्यूरिंग द सर्विस। और जो आपका अनरिकॉग्नाइज्ड फंड है उसका जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है तो फिर ये क्या होता है, टैक्सेबल, यानी कि टैक्सेबल सैलरी इनकम का पार्ट इसको बनाया जाता है। सिर्फ इसमें से माइनस कर देते हैं आप जो एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन होते हैं उसको आप माइनस कर देते हैं। नाउ जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है
वो सॉरी जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसके ड्यूरिंग द ईयर जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने जो पैसे डाले उस फंड में, या जो रिटर्न्स क्रेडिटेड हुए ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ सर्विस, उसको टैक्स करने का तरीका टैक्स लॉ ने ये बताया है कि जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा उसके ऊपर उस कंट्रीब्यूशन में से आप एग्जेम्प्ट कर दें 1.5 लाख या 10% ऑफ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस। इन दो अमाउंट्स को कंपेयर करें, इसमें जो लेस हो उसको एग्जेम्प्ट कर दें। और जब इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो तो रिटर्न्स एट द रेट ऑफ 16% या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, जो भी इसमें से हायर हो उसको एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कर दें। ठीक है। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर सर्विस हर महीने जो पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है उसमें से एग्जेम्पशन होंगी, और जब इकट्ठे पैसे मिलेंगे तब ये सॉरी मतलब टैक्सेशन का तरीकेकार ये होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, लेकिन जब इकट्ठे पैसे मिलेंगे तो इकट्ठी अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी, क्योंकि इनके ऊपर इन अमाउंट्स के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका हुआ है। हर साल आपने टैक्स पे किया है, अपनी इनकम में शामिल किया था इन अमाउंट्स को। ठीक है। सो ये जो रिटर्न्स एट द रेट ऑफ 16%, ये हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल में तो काफ़ी डिटेल में इसको सॉल्व किया हुआ है। तो मैं सिर्फ इसको ये बता देता हूँ कि जब आपको सवाल में ये बताया हुआ हो कि एक एम्प्लॉई है, उसके सैलरी में जो रिटर्न्स उसकी जो सॉरी प्रोविडेंट फंड है उसमें जो रिटर्न्स क्रेडिटेड हैं वो हैं लेट से 2,65,430 रुपए। ये रिटर्न्स क्रेडिट इस तरह की इंफॉर्मेशन लिखी होगी सवाल में। एंड दीज रिटर्न्स आर एट द रेट ऑफ लेट से 17%। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो 2,65,430 इंटरेस्ट क्रेडिटेड है उसके प्रोविडेंट फंड में, इसकी टैक्सेशन कैसे करेंगे आप? 2,65,430 में से एग्जेम्प्ट करना होगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स एट द रेट ऑफ 16%। तो रिटर्न्स एट द रेट ऑफ 16% कैसे कैलकुलेट होंगे? 2,65,430 दीज आर रिटर्न्स एट द रेट ऑफ 17%, ये सवाल में बताया हुआ है। ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो 17 से और मल्टीप्लाई करो 16 से, तो आंसर जो बनेगा दीज विल बी कॉल्ड द रिटर्न्स एट द रेट ऑफ 16%। ठीक है। सो 2,65,430 डिवाइड बाय 17, मल्टीप्लाई कर दो इसको 16 से, तो इट इज 249,816। 249,816। सो एक अमाउंट आपके पास ये आ गई 249,816। इसके साथ कंपेयर करेंगे आप किसको? इसके साथ आप कंपेयर करेंगे 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो वो जो भी अमाउंट आपको बेसिक सैलरी की और डीएनएस अलाउंस की बताई हुई हो सवाल में, उसके साथ फिर आपने कंपेयर करना है। लेट से वो 2,50,000 बनती है, बेसिक सैलरी का 1/3 लेट से इतना बनता है। अब ये दो अमाउंट्स आपके पास आ गई, इन दोनों अमाउंट्स में से आप देखोगे कि कौन सी अमाउंट हायर है। ठीक है। तो 2,50,000 इज द हायर अमाउंट, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्ट कर देंगे, और बाकी जो बनेगा ये आपकी टैक्सेबल सैलरी के हेड ऑफ इनकम में शामिल हो जाएगा। ओके, सो दैट इज हाउ प्रोविडेंट फंड्स आर टैक्स्ड। सो जो डीएनएस अलाउंस है, ये एक एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई है कि डीएनएस अलाउंस इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, यानी कि एक महंगाई अलाउंस जो दिया जाता है एम्प्लॉइज को, उसकी बात हो रही है। ओके, सो दीज आर द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जिसकी हमने बात की है। अब यहाँ से आगे अब हम बात करते हैं जो सिंपल हमारे यानी ड्यूरिंग द सर्विस जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं। इसमें कुछ आगे शायद होगा जो कि ये एंड के ऊपर जाके आते हैं, जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो वो हम डेफिनेटली इसी सीक्वेंस के अंदर फिर हम उसको डिस्कस करते हैं।